नेपाल को कभी गुलामी की बेड़ियां जकड़ ना सकी, आज वही नेपाल अपने ही लोगों की लगाई आग से कैसे धधक उठा है। क्या नेपाल की हिंसा के पीछे अमेरिका और चीन जैसे देशों का हाथ है? आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो युवा सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके हाथों में तख्तियों की बजाय पेट्रोल बम आ गए और फिर उन्होंने राजधानी काठमांडू को जला डाला। भ्रष्टाचार की दीमक बनकर जब सरकार में बैठे नेताओं ने नेपाल को खोखला करना शुरू किया, तो नेपाल के युवाओं का गुस्सा भड़क उठा और इसी गुस्से की भेंट चढ़ी नेपाल की सरकार। वो सरकार जिसने कुछ दिन पहले ही नेपाल के युवाओं की दुखती नस को कुचलकर सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था। इसके बाद नेपाल और पूरी दुनिया ने वो देखा जो नेपाल के सालों के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और पूरे सिस्टम को हिला डाला। लेकिन नेपाल की सरकार ने युवाओं का दर्द समझे बिना, उनकी बातों को सुने बिना ही हथियारों से लैस सेना को आगे कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नेपाल की सड़कें युवाओं के खून से लथपथ हो गई और युवाओं की लाशें जहां तहां बिखरने लगी। इस खौफनाक दृश्य ने पूरे नेपाल को शर्मसार कर दिया, साथ ही उस युवा पीढ़ी का गुस्सा बढ़ा दिया जिसे जेन जी कहा जाता है। ये वही जेन जी है जो नेपाल में बढ़ती बेरोजगारी में अपने रोजगार का गुजारा सोशल मीडिया से ही कर रही थी। लेकिन जब सरकार ने यही बंद कर दिया तो बेरोजगार हो चुके युवाओं ने नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता और आज आपको नेपाल में हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से वीडियो में जानकारी दूंगी। साथ ही ये बताऊंगी कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अब कैसे नेपाल की संप्रभुता और आत्मसम्मान को ही चोट पहुंचा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दूंगी कि कैसे ये प्रदर्शन शुरू हुआ, इसका आकार इतना बड़ा और विकराल कैसे बना और कैसे अमेरिका और चीन की इसमें भागीदारी निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं एक डिस्कॉर्ड सर्वर से। एक ऐसा सर्वर जिसने नेपाल की युवा पीढ़ी में आक्रोश भर दिया, एक सर्वर जिसकी वजह से आज नेपाल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नेताओं के घर धधक रहे हैं। एक ऐसा सर्वर जिसने नेपाल में सरकार का पतन कर दिया। इस सर्वर का नाम है डिस्कॉर्ड सर्वर। बताया जा रहा है कि हामी नेपाल नामक समूह ने इसी डिस्कॉर्ड सर्वर को एक कंट्रोल रूम की तरह इस्तेमाल किया। यहां से नेपाल में प्रदर्शन की शुरुआत से लेकर प्रदर्शन को हिंसक बनाने तक कई आक्रामक मैसेजेस शेयर किए गए। डिस्कॉर्ड सर्वर के यही आक्रामक मैसेजेस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए और फिर युवाओं के प्रदर्शन ने आक्रामक रुख इख्तियार कर दिया। सोमवार को जब काठमांडू में प्रदर्शन हिंसक हो गया और 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो इसी डिस्कॉर्ड सर्वर पर ऐसे मैसेजेस छोड़े गए जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। नतीजा ये हुआ कि सरकार की ओर से बैन किए गए ऐप्स को फिर से चालू करने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन नहीं रोका। लिहाजा प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद की ओर कूच किया और फिर संसद में आग लगा दी। सोमवार की रात तक नेपाल की संसद प्रदर्शनकारियों के कब्जे में थी और आग से झुलस रही थी। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के सामने पूरी तरह से बेबस और असहाय हो गए। इसके बाद हालात और तेजी से बिगड़ने लगे। लोगों ने संसद में आग लगाने के बाद मंगलवार को नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी कब्जा कर लिया और फिर उसे भी आग के हवाले कर दिया। इस बीच नेपाल सरकार से कई मंत्री इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता गया। तभी खबर आती है कि भीड़ नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा के निजी आवास की ओर बढ़ चुकी है। इस खबर के कुछ ही देर बाद नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया। अब ऐसा लग रहा था कि शायद भीड़ अब थम जाएगी, प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद शायद स्थिति संभल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार में शामिल रहे मंत्रियों के घरों पर धावा बोल दिया और फिर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन की एक तस्वीर ऐसी आई जिसमें भीड़ वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी। उनके सीने पर लात मारी गई और फिर उन्हें गलियों में पीटते हुए दौड़ाया गया। वहीं भीड़ पूर्व पीएम शेर बहादुर और उनकी पत्नी विदेश मंत्री आरजू राणा के घर में भी घुसी और फिर दोनों को खूब मारा गया। ये तस्वीरें ये दिखा रही थी कि युवाओं का प्रदर्शन अब मानवता की सारी सीमाओं को लांघ चुका है
और इस तथ्य को साबित करती हुई एक तस्वीर वो भी थी जिसमें भीड़ ने नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी और उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया। मानवता के लिहाज से इन तस्वीरों को आप या फिर हम या फिर दुनिया का कोई भी सभ्य समाज उचित नहीं ठहराएगा। हम ये नहीं कहते कि नेपाल के प्रदर्शनकारियों का गुस्सा गलत था, लेकिन किसी की जान ले लेना, किसी को जिंदा जला देना, किसी को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पे पीटना अपने गुस्से में, क्या ये जायज है? कितने ही परिवारों को तबाह कर देना, उनकी हत्या कर देना, अपने हक के लिए आप लड़िए, लेकिन इस तरह से क्या ये जायज है? अगर आप इसी को मानवता कहते हैं तो फिर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के लिए अमेरिका को कोसना बंद कर देना चाहिए। अगर यही मानवता है तो फिर इजराइल का गाजा के लोगों को मारना गलत नहीं कहा जाना चाहिए और ना ही रूस की ओर से यूक्रेन पर किए जा रहे आत्मघाती हमलों को गलत ठहराया जाना चाहिए। आपकी दुश्मनी सरकार से है, सिस्टम से है, तो आप बेशक उन्हें सबक सिखाइए, बेशक उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकिए, लेकिन इस तरह से मानवता का कत्ल कर उसे इंसाफ की शक्ल देना सही नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मंगलवार दोपहर के बाद से नेपाल में भीड़ इतनी आक्रामक हुई कि ना तो उन्होंने इंसानों को देखा, ना ही भगवान को। नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भी भीड़ तोड़फोड़ करने के लिए चली गई। जिस मंदिर की चौखट पर माथा टेकने मात्र से ही सुख की अनुभूति होती है, प्रदर्शनकारियों ने उसी चौखट को तोड़ने की कोशिश की और फिर गेट पर चढ़कर मंदिर को भी तहस नहस करने की जद्दोजहद में जुट गए। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन की आड़ में औद्योगिक संस्थानों, सरकारी दफ्तरों और थानों पर हमले किए जा रहे हैं। कई जेलों से कैदियों को फरार कर दिया गया है। मॉल्स और बैंकों में घुसकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर सवाल ये उठता है कि जिस जेनजी ने इस प्रदर्शन को शुरू किया था, क्या ये वही जेनजी है? जो जेनजी दुनिया का भविष्य है, क्या उस जेनजी की सोच यही है? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि जेनजी तो सिर्फ अपनी बेरोजगारी को खत्म करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरा था, लेकिन लगता है कि उनका ये प्रदर्शन अब कुछ साजिशकर्ताओं की भेंट चढ़ चुका है। अगर ऐसा है तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिसने इस साजिश को अंजाम दिया। वैसे तो अभी इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना सही नहीं होगा, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में चीन और अमेरिका की भूमिका संदिग्ध है। दरअसल कहा जा रहा है कि जुलाई 2024 में चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद केपी ओली शर्मा ने चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। परंपरागत रूप से नेपाली प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा भारत करते हैं, लेकिन ओली ने चीन का रुख किया। इस दौरान उन्होंने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI पर सहमति जताई और नेपाल को $41 मिलियन की वित्तीय सहायता मिली। ये कदम चीन की दक्षिण एरिया में प्रभाव बढ़ाने की रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। श्रीलंका इसका उदाहरण है, जो 2022 में BRI कर्ज के बोझ तले दिवालिया हो गया था। दूसरी तरफ अमेरिका ने नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन यानी कि MCC के तहत $500 मिलियन का अनुदान शुरू किया, जो ऊर्जा और सड़क निर्माण के लिए है। ये परियोजना BRI के खिलाफ एक प्रत्यक्ष जवाब मानी जाती है। ओली का चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल होना भी अमेरिका के लिए नेपाल के चीन की ओर झुकाव का संकेत था। अब ऐसे में कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि नेपाल में इस अशांति के पीछे अमेरिका की डीप स्टेट की भूमिका हो सकती है, जैसा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन में देखा गया। हालांकि अमेरिका और चीन की संदिग्ध भूमिका के अलावा नेपाल की इस अशांति के पीछे कुछ स्वार्थी समूहों और राजनीतिक नेताओं का भी हाथ माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ नेता इस माहौल का फायदा उठाकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, जो अब सच होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल नेपाल का आगे क्या होगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही नेपाल फिर से राजशाही की ओर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जब से नेपाल एक गणतांत्रिक देश बना है, उसकी हालत साल दर साल पतली होती जा रही है। मौजूदा समय में नेपाल में बेरोजगारी दर 10% से भी ज्यादा है। वहीं जो जेनजी इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र पर रही, उसी जेनजी की तादाद नेपाल में 21% से ज्यादा है और यही लोग अभी रोजगार के लिए सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कभी इन्हें रोजगार के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता है, तो कभी बेरोजगार ही रहना पड़ता है। पिछले साल नेपाल के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में एक रिपोर्ट जारी की गई थी,
इस रिपोर्ट का नाम था नेपाल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 1995-96 में 7.3 थी, जो 2022-23 में बढ़कर 22.7 हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल में युवाओं के लिए नौकरी ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। अब नेपाल में इस बेरोजगारी के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण राजनीति और उसमें फैले भ्रष्टाचार को माना जाता है। जानकारों के अनुसार नेपाल सरकार नौकरियां पैदा करने में विफल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों में निवेश का माहौल अनुकूल नहीं रहा। इसका मुख्य कारण राजनीतिक और नीतिगत अनिश्चितता है। इसके अलावा सरकार में बैठे नेताओं, सांसदों और मंत्रियों ने करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं और सिर्फ अपने घर भरे हैं। इसलिए जब इनके भ्रष्टाचार का घड़ा भर गया तो नेपाल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी आबादी सड़कों पर उतरी और पूरी सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंका। फिलहाल नेपाल की सेना ने अब देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये वही नेपाली सेना है जिसके गोरखा सैनिक अंग्रेजों के दांत खट्टे कर चुके हैं और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में शुमार है। अब देखना यह होगा कि नेपाल में स्थिति कब तक सामान्य हो पाती है और जेनजी का गुस्सा कब तक शांत हो पाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।